जहाँ पर ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास है, जॉब करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब के पीछे की बातें सोच पाते हैं। मिडिल क्लास लोगों की अमाउंट सैलरी से ही आती है और ऐसे बहुत सी फैमिलीज है जिनके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं अपनी सैलरी से। फिर वह हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि इस सैलरी से हम हमारे खर्चे पूरे नहीं कर पाते तो हम क्या करें। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी जितनी सैलरी है हम उसे प्रॉपरली तरीके से अगर उसका यूज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हाउ टू बी रिच विथ अ सैलराइज्ड जॉब फॉर इन्वेस्टमेंट प्लान। हम हमारी सैलरी को किस तरह से खर्च करें, कुछ बचाए, ताकि हम हमारे फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह अपनी सैलरी को हम यूज कर सके। सबसे पहले आता है, मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 70,000 रुपए है, तो इस 70,000 का हम किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि हम एक बेटर फ्यूचर का हमारा ड्रीम पूरा कर सके। तो दोस्तों, अगर 70,000 सैलरी है तो पूरे 70 के 70 तो हमारे हाथ में आएंगे नहीं। तो मानते हैं कि 20,000 उसमें आपका प्रोविडेंट फंड होगा या कुछ पॉलिसीज होंगे, वो सब कट कर आपके हाथ में आते होंगे 50,000। अगर हम इस 50,000 को प्रॉपर प्लानिंग के साथ 1 तारीख से 30 तारीख तक बराबर खर्च करें तो हम कुछ बचा भी सकते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो क्या कहते हैं, हमें अपना पूरा फोकस, हमारे हाथ में जो भी पैसे है, जितनी भी अमाउंट है, अगर उसे हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ हम बचा पाएंगे। लेकिन ऐसा ना सोचे कि पहले हम महीने भर खर्चा करते रहेंगे और बाद में जो कुछ बचेगा उसे हम इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ऐसी आपकी सोच आप रखेंगे तो हम कुछ भी बचा नहीं पाएंगे। इन्वेस्टमेंट का सपना हमारा सपना ही बनकर रहेगा। हमें क्या करना है, हमें उन लोगों को फॉलो करना है जो इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे रिटर्न पा रहे हैं, वो रिच बन गए हैं। लेकिन वो एकदम से कि हम ये सोचते हैं कि इतने से कम पैसे में आज के महंगाई के जमाने में हम क्या बचा पाएंगे। जब हमारी सैलरी डबल हो जाएगी, हमारे पास बहुत सारा पैसा आएंगे तो हम उसमें से कुछ बचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सही प्रॉब्लम यही सोच में है। अगर हम इस तरह से सोचेंगे, आप अपने पिछले 5 साल का 10 साल का ग्राफ देखिए कि आपने कितना बचाया है। कुछ भी नहीं हाथ लगा होगा। जो कुछ बचाया होगा वो बच्चों की फीस भरने में या कोई एक्स्ट्रा खर्चे में चला गया होगा। तो हमें ये सोच को साइड में रखना है और नई सोच अपनानी है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जड़ की तरफ जाते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास 50,000 भी है तो वो 50,000 को आप इस तरह से प्लान कीजिए कि पहले ही उसमें से जो आपने जो एम रखा है कि हर महीने का इतना आपको बचाना है, वो अमाउंट साइड में रख दीजिए। ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये हमारी बचत है जिसको हमें हाथ नहीं लगाना है। और वो निकालने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको ही आपको मैनेज करना है। पूरा फोकस उस पर ही रखना है। ऐसा समझ लीजिए कि वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पैसे रखे हैं वो आपके पास है ही नहीं, उतना अमाउंट आपको मिला ही नहीं। ऐसा जब हम सोचेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे, तो कुछ सालों बाद वो छोटी छोटी अमाउंट एग्रीगेट मार्जिनल बनकर आपके सामने एक बड़ी अमाउंट बनकर सामने आ जाएंगी। तब आप सोचते ही रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं, 70,000 में से 20,000 माइनस हो गए, आपके बचे 50,000। ओके, अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 50-20-30। 50-20-30 इसमें का 50% निकाल लीजिए। 50,000 में के 50% निकाले हो गए 25,000। अब हमारे हाथ बचे हैं 25,000। ओके दोस्तों, अब 25,000 के हमें 3 भाग करने हैं। 25,000 को हमें इस तरह से खर्च करना है।
जो हमारी डेली नीड है उस पर हम 25,000 रुपए खर्च करेंगे। मान लीजिए हमारा महीने का किराना है, कुछ मेडिसिन है, कहीं बाहर जाना है, कोई कपड़े वगैरह खरीदने हैं, बच्चों की फीस है, इलेक्ट्रिक बिल है, इन सबको हमें इस 25,000 में एडजस्ट करना है। अमाउंट हम रख देते हैं 10,000 और यहाँ पर रख देते हैं 15,000। ये 15,000 को फिर हमें डिवाइड करना है, 10,000 हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है और 5,000 कुछ हमारी एक्स्ट्रा खर्चे के लिए रखना है। बचे ये 10,000। अगर जब इस 25,000 से महीने के 20 दिन निकल गए हैं, 25 दिन निकल गए हैं, लास्ट के 5 दिन या 10 दिन बाकी है, तो हम यह 10,000 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जो ज़रूरी काम है, कहीं जाना हो, किसी की शादी हो या कोई फंक्शंस हो, उसके लिए अगर अरेंजमेंट करनी हो तो हम यह 10,000 यूज कर सकते हैं। बच्चे यह 10,000, तो यह हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट के लिए है। और ये जो 5,000 है, इसे आप साल भर के लिए अगर कोई ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान है आपका, या दिवाली के टाइम कुछ खरीदी है या कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उसके लिए आप इस 5,000 का इस्तेमाल कर लीजिए। एक्स्ट्रा खर्चे, ओके। और यह जो 10,000 की अमाउंट है, अब हम इस पर फोकस करेंगे। आप इसको SIP में डाल सकते हो, कुछ FD में डाल सकते हो, कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यह 10,000 को हमें इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि उस पर कुछ महीने बाद हमें एक अमाउंट मिले। अगर FD में रखो उस पर भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हो, उसमें SIP कर सकते हो, तो उस पर आप कीजिए। SIP की बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स है। हाल ही में HDFC डिफेंस का एक फंड आया है जिसने 9 महीने में ही अमाउंट को डबल कर दिया है। तो वैसे आप देख सकते हैं, या टैक्स फ्री भी है, वो आप देख सकते हैं। मैग्नम फंड है, SBI का मैग्नम फंड, चिल्ड्रंस मैग्नम फंड, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP के थ्रू छोटी छोटी अमाउंट आप उसमें डाल सकते हैं। और 10-15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी, जिसका आप सपने में भी सोच नहीं पाएंगे। इतनी वो अमाउंट होंगी। वो कैसे होंगी? ये कोई फ्रॉड या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। उस पर कंपाउंडिंग का रूल अप्लाई होता है। जो अमाउंट आपने आज इन्वेस्ट की है, अगले महीने वो अमाउंट, और उसमें अगर कुछ बढ़त हो गई तो वो अमाउंट, वो सब में मिलकर अगले महीने में उसमें ऐड हो जाता है और उस पर आपको बेनिफिट मिलता है। तो 10-15 साल बाद, 25 साल बाद भी अगर आप 1,000 रुपए की भी SIP करते हैं तो वो भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। अगर ELS अगर टैक्स फ्री आप रखेंगे तो वो भी अच्छा मुनाफा देती है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान से समझना है और उस तरह से अपनी सैलरी, अपने जॉब पर अच्छे से फोकस कर हाथ में आई हुई सैलरी को आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करके, बैलेंस्ड खर्चा कर एक रिच लाइफ का सपना आप देख सकते हैं। अगर यह सब आप हर महीने राइट डाउन करते हैं कॉपी में, तो अगले महीने आपको उसमें भी कुछ न कुछ सेविंग के रास्ते मिल ही जाते हैं। लेकिन हमें फोकस कहाँ करना है? हमें हर वो खर्चा लिख के रखना है, चाहे छोटा छोटा ही। एक कहानी बताई जाती है कि एक CA ने अपना खुद का हर दिन का खर्चा लिखा और महीने बाद, साल भर उसने देखा कि उसका चाय कॉफी का खर्चा ही लाखों में है। अगर इस तरह से हम हमारे खर्चे मेंटेन करना चाहेंगे तो हम अपनी बचत बढ़ा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे कर सकते हैं और कुछ ही सालों में हम रिच लाइफ का सपना भी साकार कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या है? अपनी सैलरी पर हमें फोकस करना है। खर्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो हमें ढूंढने हैं। हम पानी भर रहे हैं,
हम बूंद बूंद से पानी भर रहे हैं, घड़ा भर रहे हैं, लेकिन घड़े में इतने छोटे छोटे छेद करके रखे हैं। जब तक वो छेद हम बुझाएंगे नहीं, वो घड़ा भरेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट की जर्नी हो या पैसे बचाने की हो, हमें कंजूस नहीं बनना है, लेकिन एक्स्ट्रा जो खर्चा है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, मान लीजिए आप डीमार्ट में गए हैं, जो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है वो भी लेकर आते हैं। क्योंकि आपके पास खर्चे मेंटेन करना आपने लिखा है या राइट डाउन नहीं किया है, तो उस हिसाब से हमें चलना है। रास्ते पर जा रहे हैं, घर से तो निकले हैं, कहीं पहुंचना है, रास्ते पर आ गए हैं, आपका ड्राइवर आपसे पूछ रहा है, ऑटो वाला आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब जाना कहाँ है, आपने कहा है कि रास्ता जहाँ जा रहा है हमें वही छोड़ दीजिए। रास्ते को और दूसरे रास्ते जुड़ते हैं और मोड़ आते हैं। आपको अगर सही से पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो रास्तों पर ही भटकते रहेंगे। और यही सिचुएशन मिडिल क्लास लोगों की होती जा रही है। वो चाहते हैं रिच बने, वो चाहते हैं अमीर बने, लेकिन कैसे बने, अपने खर्चे कैसे मेंटेन करें, वो ही नहीं हो पा रहा है। तो अपने खर्चों को हमें कम करना है। अपनी सैलरी को हमें बढ़ाने के बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि हम जो सैलरी मिल रही है उससे ही हमारे खर्चे कम करें, तो हम हमारा इन्वेस्ट